हेलो दोस्तों, मैं अमोद कुमार आप सभी को स्टडी टू लाइफ में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ते होंगे। तो दोस्तों, आज फिर मैं आप लोग के बीच एक न्यू टॉपिक के साथ आया हूं। इसमें हम पढ़ने वाले जीके के 1000 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो मेरा ये भारतीय संविधान के ये टॉपिक चल रहा है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर अगर न्यू आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो का अंत तक देखिए। तो आइए दोस्तों, हम बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। आज का मेरा पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन कब किया गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 19 फरवरी 2004 को जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति का जो है आयोग का गठन किया गया था। इसकी व्याख्या आप यहाँ से देखिए। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन 19 फरवरी 2004 को गठन किया गया है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एक संवैधानिक निकाय है जो भारत में अनुसूचित जातियों एससी के हितों की रक्षा हेतु कार्य करते हैं। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को संवैधानिक रूप प्रदान किया गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 338 के माध्यम से जो है हमारे भारतीय संविधान में अनुसूचित जाति के जो है संवैधानिक रूप प्रदान किया गया है। इसकी व्याख्या से आप यहाँ समझिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 के द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को संवैधानिक रूप प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 340 में पिछड़े वर्ग की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति, अनुच्छेद 341 में अनुसूचित जाति को निर्धारित करने के संबंध में राष्ट्रपति की शक्ति का वर्णन है, और अनुच्छेद 342 में अनुसूचित जनजाति को निर्धारित करने के संबंध में राष्ट्रपति की शक्ति का वर्णन किया गया है। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये राष्ट्रपति को ये अपनी रिपोर्ट जो प्रस्तुत करते हैं। इसकी व्याख्या आप यहाँ समझिए। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग द्वारा अपनी वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत की जाती है। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना कौन से संविधान संशोधन के द्वारा की गई है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 89वां संविधान संशोधन 2003 के माध्यम से वो किया गया है। इसकी व्याख्या आप यहाँ समझिए। हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 के जो है 89वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 338 में संशोधन किया गया और इसमें नया अनुच्छेद 338 को जोड़ा गया है। संविधान के अनुच्छेद 338 क में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का उल्लेख भी किया गया है। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग भारत सरकार के कौन से मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? तो इस प्रश्न का उत्तर इसी में उसका व्याख्या समझिए। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत वह कार्य करता है। इसी में देखिए आगे, यह आयोग सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग की शिकायतों का निवारण करता है। इसी में देखिए हमारे जो अगला प्रश्न है, मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये बीपी मंडल थे। इसी में देखिए इसकी व्याख्या यहाँ से उसकी, मंडल आयोग के अध्यक्ष बीपी मंडल बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल थे। मंडल आयोग की रिपोर्ट में कहा गया था कि अन्य पिछड़ा वर्ग की कुल जनसंख्या में हिंदू और गैर हिंदू दोनों ही शामिल हैं। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम को कब पारित किया गया है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा वर्ष 1993 में ये पारित किया गया। इसकी व्याख्या यहाँ समझिए। संसद द्वारा वर्ष 1993 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम पारित किया गया था।
इंदिरा साहनी मामले पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सरकार को दिए गए निर्देश के आधार पर इस आयोग का गठन हुआ है। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, नीति आयोग की स्थापना कब हुई है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1 जनवरी 2015 को जो है नीति आयोग की स्थापना किया गया है। इससे पहले जो प्लानिंग कमीशन था, इसी में देखिए इसकी व्याख्या यहाँ से, केंद्र सरकार ने 65 वर्ष पुराने योजना आयोग के भंग करके इसके स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना किया गया है। दोस्तों आपको बता दें, नीति आयोग का अध्यक्ष स्वयं प्राइम मिनिस्टर होते हैं। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, नीति आयोग का पूरा नाम क्या है? दोस्तों ये प्रश्न भी बहुत भी आया है, ये कितना बार न जाने इसका फुल फॉर्म पूछा गया है। तो उसका फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया होता है। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न, नीति आयोग का पूरा नाम क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, देखिए यहाँ से उसका पूरा नाम नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया, ये इसका फुल फॉर्म होता है, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को किया गया। तो इसका उत्तर हो जाएगा ये भी। देखिए यहाँ से आप फिर नीति आयोग का पूरा नाम नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना योजना आयोग के स्थान पर की गई है। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद कब गठित की गई थी? तो उसका उत्तर हो जाएगा ये 6 अगस्त 1952 ईस्वी को जो है राष्ट्रीय विकास परिषद की गठन किया गया है। इसकी व्याख्या यहाँ समझिए, योजना के निर्माण में राज्यों की भागीदारी होनी चाहिए, इस विचार को स्वीकार करते हुए सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। राष्ट्रीय विकास परिषद NDC एक कार्यकारी निकाय है, यह न ही संवैधानिक है और न ही एक संविधिक निकाय है। यह देश की पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन करते हैं। प्रधानमंत्री परिषद का अध्यक्ष होता है। भारतीय संघ के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री एवं योजना आयोग के सभी सदस्य इसके पदेन सदस्य होते हैं। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा केंद्र सरकार के द्वारा ये की जाती है। इसकी व्याख्या यहाँ समझिए आप, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये 12 अक्टूबर 1993 ईस्वी को जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया है। इसकी व्याख्या यहाँ समझिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक स्वतंत्र वैधानिक निकाय है जिसका गठन मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के प्रावधानों के तहत 12 अक्टूबर 1993 को किया गया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय जो है न्यू दिल्ली में स्थित है। इसी में देखिए हमारे अगला प्रश्न, राष्ट्रीय मानवाधिकार के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो इसका उत्तर देखिए यहाँ से, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 3 वर्ष अवधि तक या 70 वर्ष आयु। देखिए यहाँ से इसकी व्याख्या आप यहाँ समझिए, NHRC एक बहु सदस्य संस्था है। NHRC का फुल फॉर्म होता है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, जिसमें एक अध्यक्ष सहित अन्य सदस्य होते हैं। NHRC के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष आयु जो भी पहले हो जाए। नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय कमेटी की सिफारिशों के आधार पर वो की जाती है। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति के लिए गठित समितियों में कौन शामिल होते हैं? तो उसका बारे में पहले आपको बता देते। देखिए दोस्तों, इसमें जो है प्रधानमंत्री स्वयं शामिल होते हैं और इसमें देखिए दोनों सदनों के मुख्य विपक्षी नेता भी शामिल होते हैं और देखिए यहाँ से केंद्रीय गृह मंत्री भी शामिल होते हैं। तो इस प्रकार उसका उत्तर हो जाएगा ये C, 1
4 और 5 जो हम आपको बताए हैं, ये प्राइम मिनिस्टर, केंद्रीय गृह मंत्री और विपक्ष के नेता ये शामिल होते हैं। इसके बारे में इसकी व्याख्या यहाँ समझिए आप। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की नियुक्ति के संदर्भ में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 6 सदस्यीय समिति गठन होता है। इन समितियों में निम्न सदस्य होते हैं: प्रधानमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति और देखिए केंद्रीय गृह मंत्री भी शामिल होते हैं। और देखिए यहाँ से लोकसभा के विपक्ष के नेता और ये राज्यसभा के विपक्ष के नेता, इसके अतिरिक्त भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह होते हैं। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये 2005 में ये लागू उसको किया गया है। इसकी व्याख्या यहाँ समझिए आप। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत यह 12 अक्टूबर 2005 को देश भर में लागू हुआ। इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत भारत का कोई भी नागरिक किसी भी सरकारी प्राधिकरण से सूचना प्राप्त करने हेतु अनुरोध कर सकता है तथा मांगी गई सूचना 30 दिनों के भीतर उपलब्ध कराई जाने की व्यवस्था की गई है। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्तों की समय अवधि होती है कितना? तो उसका उत्तर हो जाएगा ये केंद्र सरकार के द्वारा निर्धारित होते हैं ये। तो देखिए इसकी व्याख्या यहाँ से आप समझ लीजिए। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत मुख्य सूचना आयुक्त व अन्य सूचना आयुक्त की पदावधि मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्तों की समयावधि केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है। उपयुक्त प्रावधान सूचना का अधिकार संशोधन अधिनियम 2019 के तहत धारा 13 को संशोधित किया गया है। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन कब हुआ है? दोस्तों ये भी प्रश्न बहुत भी आया है, ये सबको याद रखिए। तो उसका उत्तर हो जाएगा ये वर्ष 1964 में इसका गठन किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा पारित एक प्रस्ताव के अंतर्गत केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन वर्ष 1964 में किया गया था। यह सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए एक प्रमुख निकाय है। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, केंद्रीय सतर्कता आयोग किस समिति की सिफारिश पर गठित हुआ है? तो उसका उत्तर हो जाएगा ये के संथानम समिति के सिफारिश पर ये उसका गठन किया गया था। इसकी व्याख्या आप यहाँ समझिए। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए बनाई गई के संथानम समिति वर्ष 1962 से 1964 की सिफारिश पर केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन हुआ है। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त व सदस्यों का कार्यकाल होता है कितना? तो उसका उत्तर हो जाएगा 4 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु जो पहले हो जाए। इसी में देखिए इसकी व्याख्या, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त व सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष अवधि अथवा 65 वर्ष आयु तक जो भी पहले हो जाए अपने कार्यकाल के पश्चात वे केंद्र तथा अथवा राज्य सरकार के किसी भी पद के योग्य नहीं होते हैं। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, विस्लर बलों और संरक्षण अधिनियम को राष्ट्रपति ने स्वीकृति दी है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ये 13 मई 2014 को ये स्वीकृति प्रदान किए हैं। इसकी व्याख्या यहाँ समझिए आप। 13 मई 2014 में विस्लर बलों और संरक्षण अधिनियम को राष्ट्रपति से स्वीकृति मिली है। विस्लर बलों और संरक्षण विधेयक वर्ष 2011 में आया। विस्लर बलों और से तात्पर्य भ्रष्टाचार की जानकारी देने से है। दोस्तों आज की मेरा ये अंतिम प्रश्न था और हमारे भारतीय संविधान के प्रश्न यहीं पर समाप्त होता है। इससे जो मेरा नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे हम ये भूगोल पे बनाएंगे। दोस्तों अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।